हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। हेलो हेलो हेलो, सब ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किस तरीके से ऑर्बिट्स आते हैं, ऑर्बिटल क्या होता है, अलग अलग चीज़ हमने पढ़ी थी। इसमें हम सबसे मेन होता है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को समझना। देखो, हाइब्रिडाइजेशन को समझने का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना क्या होता है। मान लो मैं कोई भी ऑर्बिटल है, जैसे सी एस कार्बन है। कार्बन तो बड़ी गजब चीज है। देखो, कार्बन को ना अगर मैं कहूँ कि तुमसे पूछूंगा सब बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, तो तुम्हारे जवाब होगा 4 बॉन्ड। अब अगर मैं बोलूंगा ना कि यार अब मैंने सुना कि सर 4 बॉन्ड अगर कार्बन बना रहा है, तो अगर 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन लोन कर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो कल देख लेते हैं। तो कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2। खोल के अगर दिखाऊं तो कुछ ऐसा, ये है 2s2, ये है 2p2। तो मुझे तो यार 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तुम 4 कैसे कहते हो। तो एक्चुअल में तो होनी तो चाहिए कि कार्बन के होने तो चाहिए 2 वैलेंसी, बट होती इतनी है 4। तो इसको कैसे समझते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, अलग अलग एनर्जी के, अलग अलग शेप के, वो ये डेफिनेशन बड़ी ध्यान से समझना। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं अलग अलग एनर्जी के, अलग अलग शेप के। देखो तुम्हें पता है 2s की एनर्जी अलग होगी और 2p की एनर्जी अलग होगी। तो अलग अलग एनर्जी के और अलग अलग शेप के, s का शेप अलग होगा, p का शेप अलग होगा, अलग अलग एनर्जी अलग अलग शेप की जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि इनमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी शेप हो जाती है। इसका मतलब समझना, जैसे ये 4 ऑर्बिटल हैं, एक s के 3 p के, ये जब मिलके हाइब्रिड होके एक सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, जिसमें कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे 4। अब तुम नहीं बता सकते कि यार भाई सर ये वाला s का है, ये 3 p का नहीं। क्यों? क्योंकि अब इन सबका शेप सेम हो चुका है, इन सबका एनर्जी सेम हो चुकी है, ये सब एक दूसरे के आइडेंटिकल हो चुके हैं। तो डेफिनेशन बतानी चाहिए, atomic the mixing of a atomic orbital of different shape and different energy to the hybrid orbital which having the similar shape and similar energy। अब इसकी एनर्जी में, अब तुम्हें इसमें इलेक्ट्रॉन भरने होगे, तो अभी भी एक्चुअल में भरा तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन होता क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चले जाते हैं। अभी एक्साइट होने में जितनी एनर्जी लगती है ना, ये बहुत कम होती है, और इतनी कम एनर्जी कार्बन को नेचर से ही मिल जाती है। तो एक्चुअल में नेचर में ही कार्बन कैसा रहता है, 4 वैलेंसी वाला रहता है। वरना होने के लिए तो हम कहते हैं साहब PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है। PCl5 बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है S से कहाँ D में, और PCl3 बनते हैं तो कोई एक्साइटेशन नहीं होती। अब यहाँ तो हम कहते हैं ना कि फास्फोरस की हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 भी है, मतलब सॉरी वैलेंसी 3 भी है, वैलेंसी 5 भी है। यहाँ पे थोड़ी हम उस तरह की चीजें कहते हैं, बट कार्बन की वैलेंसी में हम कब कहते हैं कि वैलेंसी 2 है। हम कार्बन की केस में तो हमेशा ही कहते हैं कि वैलेंसी, यार वैलेंसी तो हमेशा से क्या है, 3 है, मतलब 4 रहती है, क्योंकि एनर्जी कम होता है। अब ये एनर्जी बहुत ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें S से भाई साहब D में करना है, P में नहीं D में, तो एनर्जी यहाँ ज्यादा लगती है, हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसलिए से पता। तो हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक मतलब समझना चाहिए। अब इसको दूसरे तरीके से अगर मैं बताऊं, जैसे एग्जांपल दूं मैं CH4, अगर CH4 है तो 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनेंगे। NH3 की अगर हम बात करें, NH3 की NH3 तो इतना इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक के बेस में भी, ऑर्गेनिक में तो बड़ा गजब इसका खेल आता है। देखो NH3 की बात करें, इसका रहता है 1s2 2s2 2p3, राइट। तो जैसे ही अगर मैं दिखाऊं तो 2s2 कुछ ऐसा, 2p3 कुछ ऐसा। अब ड्रैगो मॉलिक्यूल, देखो अब एक चीज याद रखना, कोई भी मॉलिक्यूल बिना, अब देखो तुम कहोगे ना सर अभी की जरूरत है, अभी जरूरत है ही क्यों, तभी भी तो 3 ही है, और 3 नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाने, सीधा बना दो। देखो बॉन्ड समझना, ये नियम है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट बिना हाइब्रिडाइजेशन करे बॉन्ड बनाने नहीं जा सकता, एक्सेप्शन फॉर ड्रैगो मॉलिक्यूल। ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बिना हाइब्रिडाइजेशन करे चले जाते हैं, वो हम केमिकल बॉन्डिंग के एंडिंग के टाइम पे पढ़ेंगे ड्रैगो मॉलिक्यूल के बारे में, वो भी बहुत आते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी, जबकि जरूरत नहीं है फिर भी होगी, S और P की हाइब्रिडाइजेशन होगी, और ये बनाएगा इस तरीके से sp3। हाँ, इसका नाम कैसे रखते हैं, देखो 1 2 3 नाम कैसे रखते हैं ना, इसका नाम हो जाएगा, एक ऐसे 3 p है तो इसका हो जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सेम है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा sp3, 1 2 3 4 और 5।
अगर मैं तुमसे पूछूं, अब मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अगर मैं तुमसे पूछूं NH3 में जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कौन से ऑर्बिटल में थे? तुम्हारा जवाब होगा सर sp3। देखो एस मत बोलना वैसा, एस जिसने बोला वो तो कई बेकार होगा। एस में कहाँ से होते हैं वैसा, ये तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, कहाँ चले जाते हैं sp3। यहाँ देखो ना, यहाँ कहाँ है sp3 में है, तो इसमें जवाब होगा sp3। लेकिन अगर हमने इस मॉलिक्यूल को पूछ दिया बताओ अब ये जो दो लोन पेयर ये दिखा रखी है कौन से ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे भी एस में नहीं है ना ही sp3 में, यहाँ पे जवाब होगा सर ये पी में है। अभी तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, क्योंकि अब अगर कभी भी ना, कोई भी नाइट्रो ग्रुप अमीन का डेरिवेशन जब भी किसी ऐसी पोजीशन में लग जाता है, एल्कीन के बगल में लगता है कि जहां पे वो रेजोनेंस कर सके, उस पॉइंट में याद रखना ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये पी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड बना है ये पी ऑर्बिटल में बना होगा, और अगर इसको बॉन्डिंग बनानी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ना, अगर ये बनानी है तो यहाँ पे भी जैसे पी में होना चाहिए, तब तो पी ओवरलैपिंग अच्छी होगी। पी एस की ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है, पी और sp3 की भी नहीं होती है, तो तभी अलग केस होता है। ये ऑर्गेनिक का थोड़ा केस होता है, तो मैं हल्का बता दे रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी बदलती रहती है, ठीक है। तो इससे तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि यार कुछ भी बताऊँ, हाइब्रिडाइजेशन तो पक्का हो, हाइब्रिडाइजेशन तो पक्का होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ना शेप बदलता है। शेप देखो, ज्योमेट्री और शेप की चीजें समझना। तुम्हें मैं पार्ट बताने वाला हूँ, तुमको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा, ठीक है, तुम उस मॉलिक्यूल का सबसे पहले निकालोगे स्टेरिक नंबर। अब मैं तुम्हें स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे तुमने स्टेरिक नंबर उसका निकाल दोगे, तुम सीधा उसकी ज्योमेट्री बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीधा कह दोगे जैसे स्टेरिक नंबर बता तुम्हें ज्योमेट्री आ जानी चाहिए। लेकिन फिर तुमसे पूछेगा वो शेप, लेकिन वैसा ज्योमेट्री से शेप के बीच में कोई पुल नहीं होता, तुम डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो फिर तुम्हें यहाँ से घुसना पड़ेगा अलग, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वहां से जाओगे तुम कहाँ शेप में। तो ये एक अलग पार्ट से जाता है, इसके लिए ये पढ़ना, अलग केसेस पढ़ने पड़ते हैं, तो वो केसेस भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट पूरा ही इसको अगर तुम गौर करो ना, तो एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेरिक नंबर। चाहे तुम्हें ज्योमेट्री पूछे चाहे तुम्हें शेप पूछे, स्टेरिक नंबर का पता होना बहुत जरूरी है। तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते कहते हैं, स्टेरिक नंबर का होता क्या, देखो मतलब सुनना, स्टेरिक नंबर का, स्टेरिक नंबर का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बताता है स्टेरिक नंबर। जैसे अगर मैं पूछूं कार्बन की केस में 4 है कार्बन, CH4 में कार्बन का स्टेरिक नंबर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेरिक नंबर, मतलब 4 जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे NH3 में भी कितना है, 4 है। आगे बदल देंगे, PCl5 की बात करें तो कितना आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। PCl3 की बात करें तो यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी 105 आएगा। तो अब तुम कैलकुलेट करने के 3 कह सकते हो, इसको दिक्कत नहीं है, 3 आएगा बट 100 में होता नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट समझना, देखो अब तुम अगर स्टेरिक नंबर दे दो तुम हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताओगे, हाँ यहाँ पे बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं था। देखो अगर तुम्हें स्टेरिक नंबर मिल जाए तो स्टेरिक नंबर का मतलब होगा, अगर मैं स्टेरिक नंबर x कह रहा हूँ तो इसका मतलब होगा कि सबसे पहले तो तुम कैलकुलेट करोगे s, फिर दोगे p को, फिर दोगे d को, फिर दोगे f को, ठीक है। s याद रखना एक ही होता है, p 3 होते हैं, d 5 होते हैं, f 7 होते हैं, f तक तो पहुंचा नहीं आज तक, याद है। x पहुंच जाएंगे f तक भी, लेकिन नहीं पहुंच सकता। x मान लेते हैं, मान लो कितना है, 2 आया। 2 आने का मतलब एक सबसे पहले ऐसे ही जाओगे डायरेक्टली कि तुम f ले लो ना, ना ऐसे ही आएगा सबसे पहले, तो मतलब एक तो ऐसा आ गया, और p में से 3 है, एक ही तो बचा, एक ही p आएगा, तो ही है ना, तो पहले ऐसा आएगा और एक p आएगा, तो ये हो जाएगा sp। मान लो मैंने 3 कह दिया होता, 3 क्या होता, सबसे पहले एक ऐसा था, फिर कितने p आते, 2 p आ जाते। मान लो मैंने 4 कह दिया, 4 में क्या होता, पहले एक ऐसा था, फिर 3 p आ जाते। अब तुम ऐसा नहीं कह सकते कि 3 में तुम सीधे 3 p ले लो, नहीं इसको तो काउंट करना पड़ेगा ब्रदर। तुमने मैंने 6 कह दिया, 6 का मतलब तुम 6 को दो दोगे, सबसे पहले एक s लोगे, फिर 3 p लोगे, तो 3 1 4 ही बचा, 2 बचे, तो फिर लोगे 2 d, तो sp3 d2 स्टैंड नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा, sp3 d2। अब ये d बहुत जब देगा समझ। अगर तुम्हें स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है, ये बात ध्यान से समझना, अगर तुम्हें क्या करना है, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है, तो तुम्हारे पास 2 तरीके से, तुम्हें सवाल 2 तरीके से मिल सकते हैं। पहला तरीका मिल सकता है कि वो तुम्हें, जो पहला तरीका मेरे को आज तक नहीं आया, पहला तरीका मिल सकता है कि वो तुम्हें बना के दे दे सामने, तुम्हें क्या दे दे, डायरेक्टली क्या दे दे, मॉलिक्यूल बना के दे दे, मॉलिक्यूल क्या दे बना के दे। जैसे एग्जांपल ये दे,
NH3 का मॉलिक्यूल उसने बना के दे दिया, तुमसे बोला कि निकालो क्या है इसकी स्टैक नंबर कहता है। तो स्टैक नंबर निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल याद रखना, ये होता है स्टैक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यही सिंपल फॉर्मूला होता है। अब देखो तुम्हें, अब देखो ये तो तुम्हें साफ दिखेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तुम्हें दिख जाएंगे। दिक्कत देखा लोन पेयर, तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि इस मॉलिक्यूल पे कितने लोन पेयर। देखो एनएसडी में तुम्हें बताना चाहिए कि 3 का बॉन्ड बनाए तो 5 होता है, तो 2 लोन पेयर पक्का होंगे। ठीक है, वैलेंसी सबकी पता होनी चाहिए, ये वैलेंसी का खेल है। ठीक है, अब नंबर ऑफ सिग्मा, ठीक है, अब ये हो गया सिग्मा। अब कितने सिग्मा है, 1 2 3 सिग्मा, तो 3 इधर। लोन पेयर कितना है, लोन पेयर पूछा है, लोन इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, तुमको 2 मत डाल देना, पेयर मतलब 2 का एक जोड़ा, तो एक ही जोड़ा तो है, तो 3 + 1 4। बट मेरी बात समझ लो बेटा, तुम्हें नहीं देगा ऐसे मॉलिक्यूल। ठीक है, अब तुम्हें देगा फॉर्मूला, तुम्हें नहीं देगा, तुम्हें देगा NH3 का निकाल देगा। तो अब दिक्कत है, जैसे एग्जाम्पल तुमसे देगा, कहेगा कि यार BF3 का बताओ क्या होता है स्टेप नंबर, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो इसको समझना कैलकुलेशन करने का। मैं 2 तरीके, देखो एक तरीका तो फॉर्मूला है ये वाला 1/2 V प्लस नहीं प्लस n नहीं क्या कहते हैं, m ही लिखते हैं, V + m - c + a, ये तो होता है V + m ही लिखते हैं, ये सो लिखते हैं, ये नहीं m तो लिखते हैं V + m - c + a। इसका मतलब होता है कितनी जो सेंटर एटम की वैलेंसी कितनी है, उसमें प्लस करना है कितने सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मॉलिक्यूल मतलब सिंगल बॉन्ड से कितने एटम जुड़े हैं, माइनस करते हैं अगर उसमें कोई प्लस चार्ज है, प्लस करना है अगर कोई माइनस चार्ज है, और उसे 2 से डिवाइड करें। अरे निहायती बोरिंग तरीके, पसंद ही नहीं करते, बेकार निकाल रहे, चलो देख लेते हैं। 1/2 बोरोन की वैलेंसी 3, फ्लोरीन कितने जुड़े हैं 3, तीनों क्योंकि फ्लोरीन तीनों फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो बताइए कोई प्लस आने कोई माइनस आने, 3 + 3 6, 6/2 मतलब हो जाएगा 3, तो स्टेप नंबर 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा होता है sp2, एक ऐसे 2p sp2। ठीक है, लेकिन नहीं है कि बकवास है, मेरे को पसंद नहीं। तुम एक ही फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इतना याद रखना, बता दे रहा हूँ। अब इसको अगर जो मेरा बेस्ट मेथड है वो है क्रॉस मेथड। ये तो इतना सही मेथड है, क्या बताऊँ यार, मज़ा आ रहा था इस मेथड को समझते, मैंने अपने टाइम पे किया था, मज़ा आ गया था और बड़ा सही है रे। ये पॉइंट ये फॉर्मूला लगाते जाते हैं, आफत आ जाती है, इससे सही फॉर्म ये क्रॉस मेथड करोगे मज़ा आएगा। देखो क्रॉस मेथड क्या कहता है, सिंपल कहता है, ये क्या देगा तुम्हें वैलेंसी पता होनी चाहिए ब्रदर, तुम्हें अगर कहीं की भी निकालनी है वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी निकालने कैसे, देखो तुम s ऑर्बिटल का कोई दिखेगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम, तुम सीधा उसकी वैलेंसी वन कहते हो, तुम्हें पता है। तुम्हें अगर सेकंड ग्रुप का कोई मिलेगा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम रेडियम बेरियम, तुम उसकी वैलेंसी 2 लिख दोगे। तुम्हें स्केडियम टाइटेनियम को दिखेगा, वो नहीं दिखता है, कभी दिखता है, तो सबसे ज्यादा नहीं, ये p ब्लॉक के एलिमेंट है, p ब्लॉक के एलिमेंट पता होनी चाहिए तुम्हें। अब ये तुम्हें पता होनी चाहिए भाई साहब, क्या होते हैं पहला ग्रुप, थर्ड बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, चौथा क्या होता है बोलूंगा कार्बन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एंड टिन लेड, 5 ग्रुप होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन नया तुम्हारे कहते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। फिर छठी आती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर सेलियम टाइलियम पोलिनियम, और फिर सातवीं आती है तुम्हारी क्या कहते हैं ये हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंटीमनी। फिर आती है तुम्हारी 8वीं हेलोजन फैमिली, हीलियम ऊपर रहता है, फिर नियॉन आयरन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये याद कैसे होते हैं, देखो याद करने का तरीके तुम्हें शॉर्ट फॉर्म बहुत आते हैं, तुम निकालो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन नहीं आने मैं बता देता हूँ। देखो इसका सिंपल है, तो बहुत यूज है, बैगन आलू गाजर इन थैला, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, याद है। नाना पाटेकर आज से सब्जी बेचेगा, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, ये आज से सब्जी बेचेगा मेरे को कहाँ याद रहता है, मेरे को याद आती है वेलकम फिल्म जिसमें वो मूवी शूट कर रहा होता है, तो आलू ले लो तोरी ले लो बिना सुबह से आलू भी करना कांदा रहता, वही मेरे दिमाग में रहता है, तो मैं ये लिखता भी नाना पाटेकर आज से सब्जी बेचने वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये है ओ स्टाइल से टीपो, कोई स्टाइल नाम का बंदा है, उस तो सबको एक आदमी बोल रहा है कि वो स्टाइल से टीपो मतलब हमारे टाइप का, हमारे भाषा में टीपो मतलब होता है टाप, मतलब चीटिंग कर रहा हूँ, जो उसने लिखा है उसे उठा दो, तो वो स्टाइल से टीपो।
इसके बाद लिखा है फिर कल बाहर आई आंटी, कोई आंटी कल और बाहर आ गई है, कहीं से आई होगी, बाहर निकल रही है, कोई देख रहे होंगे। और ये हीना ऊपर है, हीना नीना और करीना का एक्स रंगीन, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब ये याद होनी चाहिए और जरूरी है। अब ये पता तो मैं एग्जैक्टली याद हो जाए। अब ये देखो जितनी तुम प्रैक्टिस होगी ना, जितने क्वेश्चन होगे तो मैं बता दूंगा। तुम अगर बोलूंगा भाषा आंटी बनी दे दिया, तो मैं ये दे दिया कुछ, ये एस बी दे दिया, मान लो एस बी F5 दे दिया। अब तुमसे बोलते यार एस बी F5 है, एस बी की वैलेंसी क्या है, तुम्हें पता हो जाए एस बी कौन से ग्रुप में आ रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 5, तुम्हें यही याद रखना है। तो अगर नाइट्रोजन वैलेंसी कितनी होती है 5, तो बस इसकी वैलेंसी कितनी होती है 5, ठीक है। अब मैं ये 3 4 को एक्चुअल में ये है, ये 13 14 15 16 17 18 ग्रुप है, ठीक। मैं 3 4 को लिख रहा हूँ क्योंकि मैं 1 और 2 इधर मान रहा हूँ और बीच के 10 हटा के ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये लिखूंगा ना फिर मैं कहूँगा यार 13 ग्रुप है, 10 माइनस करो 3 बनाओ, नहीं यार बताओ 10 हटाए दो, मुझे बस इतना मैं ऐसे लिखा रहा हूँ, ठीक है। वैलेंसी ऐसे बताना चाहिए, ठीक है। अभी वैलेंसी हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाँ रिकॉर्डिंग जो थी वो रुक गई थी, अच्छा आई डोंट नो व्हाई, बट अब देख ले दोबारा देख लेते हैं। हाँ तो तुम्हें ये याद होना चाहिए। मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, मैंने भी चेक नहीं किया। तो अगर मैंने इनके नाम बता दिए तो फिर पता है बैगन आलू गाजर इन थैला कौन सी की तरह से यहाँ पर बनाना पड़ेगा, आज से सब्जी बेचेगा वो स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर है आंटी, इन्ना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे तो तुम्हें दिखेगा कि अगर मैं कहूँ SbF5 है, बिकॉज SB की वैलेंसी बताना तो मैं बताना चाहिए SB कहाँ आता है, नाइट्रोजन फैमिली में आता है। मोबिलो सल्फर का कोई तो ऑक्सीजन फैमिली में आता है। सही क्या है, जेनॉन है तो तुम्हें बताना चाहिए भाई 8 होती है उसकी, इट इज अ इनर्ट गैस। ऐसे तो पॉइंट अलग अलग होता है। तुम अगर पूछो आर्गन का कोई कंपाउंड है, टिन का कोई कंपाउंड है, तो तुम्हें बताना चाहिए भाई साहब कार्बन की फैमिली में होता है टिन, 4 होती है उसकी, ये रहा टिन। ऐसा नहीं होता है टिन, ऐसा नहीं होता है टिन, पी भी लेड होता है, ऐसे टिन का TI नहीं लिखा होगा, याद रखना है, पता होना चाहिए, हाँ ठीक है। अब ये बताया था तुम इजीली आप देखो, क्रॉस मेथड ना बड़ा ही बेहतरीन मेथड है। तुम्हें अगर वैलेंसी बताया एक बार तो सीधा निकाल सकते हो क्या करना है। तो क्रॉस मेथड कर लेना तरीका, मेरे को डर लग रहा है कि बार बार रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, मेरे को बार बार चेक करना आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं मैं कोई, देखो BFC का निकालते हैं, BFC का 3 आ रही है वहां से, तो यहाँ से चेक करते हैं BFC। अब देखो सेंटर एटम बताओ यार ना, सेंटर एटम बड़ा होता है, हर बार तुम्हें ऐसा दिखा कि एक सिंगल ऐसा, तुम ऐसे ही दिखेंगे FCl Br तुम्हारे कितना हो गया 6। तो तुम मैं क्या यार फ्लोरीन है क्या है, जो बड़ा होगा ना वो सेंटर एटम होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन बड़ा होता है तो क्लोरीन जो होगा सेंटर एटम होगा। यहाँ पे जैसे ब्रोमीन, अब देखो सब हो गया यार, जैसे क्या बात करो, बोरोन बड़ा, ऐसे में बोरोन बड़ा ही होता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बोरोन को हम लेते हैं सेंटर। तो देखो बोरोन की वैलेंसी बतानी थी, तो बोरोन लिखो, वैलेंसी कितनी होती है बोरोन की 3 होती है, ये लिखा है। तो 3 बनाओ क्रॉस, और हर अब क्रॉस याद रखना, क्रॉस से तुम्हें जोड़ दें साइड एटम को, ठीक है। फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बना देते, एक फ्लोरीन को इधर जोड़ दिया, एक फ्लोरीन को इससे जोड़ दिया, एक फ्लोरीन को इससे जोड़ दिया। फिर तुम्हें वही ओरिजिनल मेथड, ओरिजिनल स्टेट नंबर का फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये हमारा करना है। देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, ये सिग्मा का दिए देगा। क्या कोई लोन पे मतलब क्या कोई क्रॉस छूट रहा है, नहीं छूट रहा है तो मतलब 0, तो इसका स्टेट नंबर आ जाएगा। 3 सबसे सिंपल बात है। अब तुम कहोगे सर इसमें तो ये तो आराम से तुम ये देख लो 3 है यार, 3 है तो क्यों निकाले, 3 बॉन्ड बनाए तो 3 ही होगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम्हें 3 बॉन्ड बनाए 3 नहीं होता, दिखाऊंगा तुम्हें एक बार के निकाल देते तो ऐसे तो दिखा, तुम्हें दिखेंगे गजब टाइप के। इसका निकालते हैं, बड़ा मजा आता है, XCO2F2, XCO2F2। चलो जल्दी करो, चलो प्रैक्टिस करते हैं ना, तुम खुद जितना तुम खुद करोगे, देखो वीडियो पॉज करो, खुद प्रैक्टिस करो निकालने की। अगर नहीं आया समझ तो एक दो बार देखो, फिर दोबारा प्रैक्टिस करो, जितना तुम करोगे तभी आएगी समझ, नहीं आएगी गारंटी नहीं आने वाला है, होगा ही नहीं अगर तुम प्रैक्टिस करोगे नहीं तो। देखो XCO2F2 कौन होगा सेंटर एटम, ऑब्वियसली जिनोन होगा, जिनोन होगा सेंटर एटम, तो जिनोन की वैलेंसी कितनी होती है 8 होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ना अभी तुम ऐसे लिखते हो, तुम बाद में होगे तुम ऐसे 8 उंगली खड़ी करोगे, फिर यहाँ से ऐसे करोगे तो दिमाग में हो जाती है सारी चीजें, ठीक है। 8 हो गया, अब जोड़ना है तो 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दिया, एक फ्लोरीन 2। अब ऐसा नहीं जोड़ना एक ऑक्सीजन इधर एक नहीं, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, मार खाओगे सिंगल बॉन्ड बनाता है कहोगे तो। ये बनाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड, तो 2 लेगा, ये ले जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये छूट गए थे, ये तो जो छूटे ये हो जाएंगे लोन पेयर, ये छूट गया नहीं 2x से। अब 2x छूट गया मतलब ये है क्या, लोन पेयर। अब इन लोन पेयर के देख खेल करना है, देखो अब कैसे खेल सकते हैं, देखो लोन पेयर। अब कैलकुलेट करो, स्टैटिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा याद रखना, किसी भी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में
एक सिग्मा 2 पाई होते हैं किसी भी चर वाले बॉन्ड में, एक सिग्मा 2 पाई एक डेल्टा होता है, पता होना चाहिए। तो सिग्मा एक ही होता है, यहाँ सिग्मा एक और सिग्मा, इसमें एक ही सिग्मा होगा, इसमें भी एक सिग्मा होगा, ये लोन पेयर है, 1 2 3 4 सिग्मा और एक ही लोन पेयर है, पेयर होना चाहिए, पेयर तो एक ही है ना, 2 है तो क्या पेयर तो एक ही है, तो 4 1 5। तो यहाँ पे जेनॉन का स्टैक नंबर कितना है 5, अगर जेनॉन का स्टैक नंबर 5 है तो ये हो जाएगा sp3d। अब इसका शेप ज्योमेट्री क्या होगी और कैलकुलेट है बाद में करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हो, देख लेते हैं एक बार, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना होगा। तुम्हारे सामने मैं 2 3 लिख रहा हूँ, खुद देखो किसका किस्सा होता है। निकालो POCl3 का, निकालो POCl3 का कितना होता है ClF2 माइनस का, अब देखो ClF2 माइनस, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ, ClF2 माइनस ऐसे हो क्या करना है, निकालो H3O प्लस और I3 प्लस मैं I3 प्लस बताता हूँ तुम्हें और बाकी तो तुम खुद निकाल लो, ठीक है। I3 प्लस एक बताता हूँ, देखो I3 प्लस बताता हूँ, देखो I3 प्लस की मैं प्लस टू माइनस वाली बात बताता हूँ। देखो जब भी प्लस दिखे, क्या दिखे प्लस, तुम्हें यहाँ फॉर्मूले में आते हो, देखो प्लस माइनस करें, देखो इसका बाहर वैलेंसी लिखोगे ना, क्रॉस बनाओगे, जितनी वैलेंसी होगी अगर प्लस दिख रहा है तो उतने माइनस कर दो, हटा दोगे, और माइनस दिख रहा है तो उतने प्लस कर दो। एग्जांपल समझना, I3 आयोडीन होगा, इसमें सेंटर एटम आयोडीन होगा ना, 3 आयोडीन, एक आयोडीन होगा जिससे और आयोडीन जुड़ेंगे, बहुत बढ़िया। आयोडीन कहाँ आता है, ये 7 होता है आयोडीन का, तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन प्लस लगा है तो मतलब एक को हटा दोगे। अगर यही अगर I3 माइनस बोलता तो मैं एक को एक्स्ट्रा जोड़ देता, तो यहाँ पे जैसे ClF2 में Cl होगा तो Cl की वैलेंसी होती है 7, लेकिन मैं एक और जोड़ूंगा क्योंकि माइनस लगा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं यहाँ पे एक हटा दूंगा क्योंकि प्लस लगा। अब I3 ढूंढना है तो एक और I इधर होगा, एक I इधर होगा, तो ये 2 होंगे लोन पे, 2 होंगे क्या लोन पे। अब मैं तुम्हें बड़ी गजब बात बता रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे CSIR नेट ने क्या घपला वाला सवाल पूछा मैं बताता हूँ, बड़ी गजब से, ध्यान से समझना, ठीक है। तो 2 लोन पे अगर हो तो इसका 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पे तो 4 आ जाएगा, 4 मतलब sp3 इसका एड्रेस है। अब मैं तुम्हें बड़ी गजब बात बताता हूँ, क्या घपला किया है किसने, इसने बताया किसने, CSIR ने कहा था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर इन द मॉलिक्यूल I3 प्लस। क्वेश्चन था कि I3 प्लस में कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है तो मैं कैलकुलेट करना है। अब लोन ने निकाला, लोन देखा क्या लोन पे कितने हैं 2, तो आंसर उन्होंने टिक कर दिया 2, बट आंसर गलत था। पता है आंसर कितना था, खुद सोचने का आंसर कितना था, कैलकुलेट करने कितना आंसर था, इनको याद कर, देखो ऑप्शन में गया तो कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर देखो I3 अगर प्लस उसने बोला ना, देखो ओके 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 ठीक है। गजब गजब भाई गजब। अब मेरी बात सुनना, आंसर उसने पहले किया था 6, अब तुम्हारा जो होगा है ये क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ये तो तुम गजब ही बात करते हो यार, ये तो तुम गजब ही बात करते हो ना, तुम 6 कैसे कह रहे हो, ऐसे ऐसे 6 कह रहे हो यार ना, पॉइंट सिंपल है ना, तुम ऐसे कैसे 6 कह रहे हो, कितने नोन पे इलेक्ट्रॉन थे तो तुम 6 कैसे कह रहे हो। तो इसका जवाब उसने यहाँ दिया था, देखो वैसा होता, देखो मैंने बोला कि I3 में कि I3 प्लस टोटल मॉलिक्यूल में कितने लोन पे है, मैंने कब कहा कि भाई सेंटर एटम को कैलकुलेट करना है, साइड एटम को भी तो कैलकुलेट करो ना। तो वैसा देखो सेंटर एटम में तो 2 लोन पे है, साइड एटम में कितने होते हैं, देखो I का होगा वो फॉर्मूला लिखो, साइड एटम नहीं रुको 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 1 2 9 होते हैं, नहीं कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होते हैं, 8 8 8 10 8 8 होते हैं। देखो I3 निकालना है, I3 को जैसा होता है लास्ट में I3 कहाँ हो गया 5H2 5P5 होता है, ठीक है। तो लोन पे अगर तुम वैल्यू देखना, लोन पे कितना, ये नॉर्मल I का मॉलिक्यूल है, ऐसा होता है। चलो एक लोन पे 2 लोन पे 3, तो नॉर्मल I के मॉलिक्यूल में 3 लोन पे रहते हैं, ये बात याद रखना, नॉर्मल I के मॉलिक्यूल में। तो ये नॉर्मल I का मॉलिक्यूल है, इसमें 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, और ये I प्लस होने की वजह से इसमें सिर्फ एक कितने हैं 2 हैं, तो 3 3 6 और 2 8, तो 8 टिक किया था, कितने टिक किए थे 8। तो ये बहुत मतलब देखो सही, ये भी था 2 भी सही था, लेकिन दिक्कत है ना उसने कभी बोला ही नहीं
कि तुम्हें सिर्फ सेंटर एटम में चेक करना है। उसने बोला कि भाई I3+ के मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो तुम्हें पूरे ही एटम, तो ये एक बार गौर करना कि वो सेंटर एटम पूछा है कि पूरे मॉलिक्यूल में पूछा है, तो अगर वो पूरे मॉलिक्यूल पूछा है तो मैं साइड एटम भी करूँगा। तो ऐसे H3+ ऑक्सीजन में मेन रहेगा CrF2 इसमें निकालोगे। अगर तुम सही देखो, और मैं बता देता हूँ, पॉज कर लिया होगा तुम लोगों ने और निकाल भी लिया होगा, और अगर निकाल दिया है तो मैं बताता हूँ किसका कितना आ रहा होगा। देखो POCl3 में फॉस्फोरस रहता है सेंटर एटम, ठीक है, कौन रहता है सेंटर एटम, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस अगर रहता है तो POCl3 में स्टैक नंबर आ रहा है 4, मतलब sp3। CrF2 में स्टैक नंबर आ रहा है 5, sp3d, और H3O+ में स्टैक नंबर आ रहा है 4, मतलब sp3। ये बात याद रखना, और देख लो अगर सही आया, ये तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्टैक नंबर तुमने कैलकुलेट कर दिया, अब इस स्टैक नंबर के अकॉर्डिंग शेप क्या रहता है इसको हम समझते हैं। ज्योमेट्री तो नहीं, ज्योमेट्री का रहता है, शेप में तो आराम से समझेंगे। शेप को तो हमें ऐसे देखना है ना कि क्या ही है वो स्पेशल। भाई साहब ज्योमेट्री तो अभी मैं एक टेबल बनाऊंगा, घन 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 2 3 4 5 6 7 8 सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन शेप अगर स्पेशल है, शेप के लिए तो हमें सबको स्पेशल टाइम देना पड़ेगा और सबको स्पेशली देखना पड़ेगा। देखो अगर तुम्हें सिंपल एक टेबल बनाओ, देखो टेबल में स्टैक नंबर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑर्बिटल क्या है, और शेप क्या है, ठीक है। टेबल याद रखनी चाहिए, स्टैक नंबर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑर्बिटल क्या है, शेप क्या है। देखो ऐसा स्टैक नंबर 1 कुछ नहीं होता है, 2 ही से शुरू होता है। हाँ, तो या स्टैक नंबर होगा 2, या होगा 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 तक देखेंगे तो ना जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। 8, अब मैं थोड़ा सा गैप बना रहा हूँ, सही देखो, एक बना रहा हूँ 5 के आगे और गैप, क्योंकि उनको पता है काफला करना है, तो अभी कर देते हैं। तो अगर स्टैक नंबर 2 है तो स्टैक नंबर 2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp मतलब एक ऑर्बिटल होगा s का और एक ऑर्बिटल होगा p का। अगर एक s का एक p का तो हो जाएगा ये आराम से क्या हो जाएगा, लीनियर, और p का हमेशा z होगा पीछे। ये पूछता है, हाँ p का z रहता है, z ही मॉड्यूलर एक्सिस में करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, px py दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं। और स्टैक नंबर 3 है तो इसका हो जाएगा sp2 है तो इसमें एक s होगा, एक होगा pz और एक हो जाएगा कोई px, और अगर एक px ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। शेप पता होना चाहिए, प्लेनर। अब शेप बनाना बता के दिखाता हूँ कैसा बनता है, कुछ ऐसा होगा, सेंटर एटम एक इधर एक इधर एक इधर, कुछ ऐसा बनता है। ये एक ही प्लेन में कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे है तो एक इधर एक इधर एक इधर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ओके। अगर स्टैक नंबर 4 है तो बनता है sp3 मतलब 1s और 3p, मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा होता है, सेंटर एटम एक रहता है ऊपर पे, एक रहता है ऐसे पीछे पे, एक रहता है थोड़ा आगे पे, एक रहता है इधर पे, ऐसा कुछ बनता है क्या। टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री का एंगल रहता है, ये भी बताना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा गलत चीज हो जाती है, ठीक है। 5 अगर है तो यहाँ आता है sp3, यहाँ बनते हैं 2 केस। अब ये 2 केस भी नहीं पढ़े होंगे तुमने आश्रम में, देखो अभी तो हायर केमिस्ट्री थोड़ी कह रहा हूँ कि हायर केमिस्ट्री है, देखो S5 में 2 केस बनते हैं। एक ये बनता है कि भाई साहब जी एक S 3p और साथ में dz² हो, या तो एक S 3p साथ में dx² - y² हो। भाई देखो क्योंकि दोनों ऑर्बिटल अलग ही टाइप के हैं, एक अगर तुम्हारा नॉर्मल बढ़िया वाला है तो एक को रिंगिंग बनाते रहते, तो दोनों में अलग अलग ज्योमेट्री बनती है। याद रखना, वैसे ना जो मेजॉरिटी वाली ज्योमेट्री रहती है ना, वो रहती है ये वाली, जो कि होती है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कुछ इस तरीके से होती है। एक इधर इससे इधर जुड़ा होगा, ये सेंटर से इधर इससे इधर, ये नॉर्मल इस तरीके से ट्राइगोनल, और एक पिरामिडल मतलब बाई पिरामिडल ना, तो एक ऊपर एक नीचे, 5 है ना, तो 5 होने थे, 1 2 3 4 5, एक तो सेंटर एटम रहेगा, 5 साइड एटम, तो इस तरीके से जुड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे ये होता है dx² - y², वो दूसरा वाला, तो दिक्कत हो जाती है। तो वैसे तो ये बहुत ज्यादा, मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में 5 स्टैक नंबर है तो 95% चांस है कि TBP बनाएगा, बट 15% चांस है कि वो बना दे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, कुछ ऐसे 1 4 ऐसे, और इससे इसके ऊपर इस तरीके से पिरामिड बना के 5 पैसे, ये भी बन सकता है, और ये 5% चांस है। अगर तुम्हें कभी बोले कि भाई साहब के 5 स्टैक नंबर है और यहाँ पे d जो है वो x² - y² है, तो तुम स्पेशल यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल देखोगे। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, तुमसे बोला कि यार इसके ये एटम है,
मॉलिक्यूल है, इसका तुम कैलकुलेट करो, स्टैंड नंबर बाजू में कुछ नहीं बताया तो तुम मानोगे इसमें TBP ही बन रही है, ठीक है, ये बात है। अब बात है स्टैंड नंबर 6 की, तो स्टैंड नंबर 6 में हमारा आता है sp3d2, यहाँ बनता है मतलब एक S 3p और 2d। अब ये 2d भी कौन से होते हैं, तो यार sp3d2 2d होते हैं ये वाले, एक होता है dz2 x, ये सारे एक्सियल ही रहते हैं। और याद रखना यहाँ पे बन जाती है ऑक्टाहेड्रल, पता ही होगी, बहुत बेसिक ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल सबको पता होती है, ठीक है। अब आता है स्टैंड नंबर 7 sp3d2, sp3d3 का मतलब होता है यहाँ पे s प्लस 3p तो रहेंगे, ये जो 3d होंगे ना, ये तीनों के तीनों जो d होंगे ये रहेंगे, ध्यान देना, ये तीनों के तीनों d कैसे रहेंगे, ये रहेंगे d यही x² मतलब dz² x² माइनस y² और साथ में रहेगा कोई भी x y का प्लेन, ठीक है, इस तरीके से, ये बड़ा सरल है, ठीक है। ये तीनों आ गए, अगर ये तीनों आ गए तो यहाँ पे सिंपल बन जाएगी, ज्योमेट्री सिंपल बन जाएगी, PBP पेंटागोनल पैरामीटर, TBP फिर PBP। PBP क्या होता है, इसको लोग SBPP कहते हैं, स्क्वायर बाय पैरामीटर कहते हैं, बट मैं ऑक्टाइड जाता था फेमसली ऑक्टाइड, तो इसको ऑक्टाइड ये मतलब पेंटागन बनेगा, नीचे ऊपर एक नीचे एक, सिंपल 5 पेंटागन इस तरीके से, एक ऊपर एक बाय पैरामीटर बोलता वही होता है। 8 में फिर घपला होगा। अब कई बच्चे समझ गए होंगे सर ये घपला क्या होने वाला है, यहाँ पे भी 2 टाइप बनेंगे, देखो s प्लस 3p तो इधर भी है, s प्लस 3p इधर भी है, 3d इधर भी है, 3d इधर भी है। ये 3d कौन से, ये एक्सियल है, नहीं नॉन एक्सियल है, xy dxy dyz dzx है, ये तीनों। अगर ये xy yz dzx की जगह साथ में dz² वाला है, ये 3 क्या लिखा है, 3d z² वाला, और यहाँ पे 3z² वाला और dx² y²। देखो 2 केस बनते हैं, ये 3d कौन से हैं, नॉन एक्सियल, xy yz और zx है, और ये जो d है ये एक तो z² वाला है, एक कौन सा है x² माइनस y² वाला। अगर ये केस बनेगा ना तो z² वाले में अलग बनती है ज्योमेट्री और x² माइनस y² वाले में अलग बनती है। तो z² वाले में ज्योमेट्री बनती है वो होती है डोडेकाहेड्रल, क्या ये नहीं, ये बनती है ज्योमेट्री, हाँ ये डोडेकाहेड्रल, और यहां बनती है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, तो ये टेबल है, ये टेबल बना लो और ये टेबल याद हो जानी चाहिए कि कहाँ क्या बनता है, कौन सा ऑर्बिटल कहाँ आता है, तो यहाँ आता है तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है। ये टेबल जो है ना जहन में बस जानी चाहिए तुम्हारे कि क्या होता है, कौन से ऑर्बिटल में क्या होता है। ये टेबल बहुत है, ये ओ शिट क्या शिट नहीं, ये शेप नहीं होता, पर ज्योमेट्री होती है, शेप की वजह से वो बहुत कंफ्यूज होता था। मैं होता है मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में था, वायर में मेरे से सवाल पूछा कि शेप और ज्योमेट्री में अंतर क्या होता है, मैं बता नहीं पाया, मेरे को बच्चे पता नहीं था, कहाँ से तो बताता मैं, तो मैं तुम्हें लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा शेप और ज्योमेट्री का अंतर होता है, ठीक है। ये लिख दिया, पॉज करो, याद करो। अब आते हैं हेडिंग आना ज्योमेट्री वर्सेस शेप, ज्योमेट्री वर्सेस शेप। याद रखना ज्योमेट्री शेप में अंतर क्या होता है, इसको मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो जैसे मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, हाँ इसे मिटाते हैं फिर समझते हैं ज्योमेट्री शेप में अंतर करते हैं। और अगर तुमसे कोई पूछते हैं आज के बाद कि वैसा ज्योमेट्री और शेप में अंतर करता है, तुम फैक्ट मार दो कि वैसा ज्योमेट्री शेप में अंतर करता है। और कोई मत कहना ये एक और ये भी रहता है कि यार देखो ज्योमेट्री होती है वैसा वीबीटी, शेप होती है वैस पर नहीं, ये ऐसा भी देखो बढ़िया तरीके से बताना चाहिए, बढ़िया तरीके से देते हैं। देखो ज्योमेट्री शेप में अंतर क्या रहता है ना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से कैसे बताता हूँ, तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ BF3 का और किसका लिखा है BF3 का, और एक और मेरे को चाहिए ऐसा जिसमें यार क्या दिखाएंगे, यार समझ नहीं आ रहा मेरे को, BF3 ये दिखा दो दिखाते हैं तुम्हें, BF3 और NH2+, इसका दिखाते हैं। चलो दोनों को कैलकुलेट करते हैं, पता करते हैं क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्या है। देखो BF3 का अगर मैं स्टेक नंबर निकालूं तो बोरोन होता है 3, अब जो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, बोरोन मतलब 3, 1 2 3, तो एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, सिंपल बात। स्टेक नंबर 3 मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कितना, sp2 कहती है तुम्हारे दिमाग में चाहिए कि भाई ट्रायंगुलर प्लेनर कुछ ऐसा होगा, बी है ना, एक एफ इधर, एक एफ इधर, एक इधर, सीधा ही आ जाना चाहिए ट्रायंगुलर प्लेनर दिमाग में। NH2+ का निकालते हैं,
नाइट्रोजन कितना 5, लेकिन 5 नहीं कितना रहेगा, सिर्फ 4, क्योंकि एक प्लस लगा है, 2 हाइड्रोजन तो इधर और ये लोन पेयर, ठीक है। तो इस टाइम नंबर यहाँ निकालो कितना आता है, नंबर ऑफ सिग्मा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, यहाँ भी 3 3 मतलब sp2, अगर यहाँ भी sp2 तो ये भी रहेगी क्या, ट्राइगोनल प्लेन। अभी कैसे रहेगी देखना, लोन पेयर रहेगा कुछ इधर और एक है इधर। अब मैं बताता हूँ, दोनों लगभग एक ही टाइप की शेप दिख रही है ना, बस एक ही टाइप की ज्योमेट्री इन दोनों की सेम है, एक ऊपर एक नीचे नहीं। ज्योमेट्री ना, अब मैं बताता हूँ, जो ज्योमेट्री होती है वो भाई साहब सिग्मा बॉन्ड को भी काउंट करती है ना, बॉन्ड को भी, बॉन्ड पेयर को भी काउंट करती है, लोन पेयर को काउंट करती है। मतलब अगर ज्योमेट्री एक चश्मा है, क्या है चश्मा, अगर तुम ज्योमेट्री का चश्मा पहन के अगर तुम देख रहे हो किसी मॉलिक्यूल को, तुम्हें सब दिखेगा, क्या दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, मतलब बॉन्ड भी दिखेंगे, साथ में लोन पेयर भी दिखेंगे, कब, ज्योमेट्री का चश्मा। लेकिन अगर तुमने शेप का चश्मा अगर तुमने पहना है तो याद रखना, शेप के चश्मे में तुम्हें कभी भी, शेप के चश्मे में सिर्फ तुम्हें बॉन्ड पेयर दिखेंगे, लोन पेयर दिखते नहीं है। शेप लोन पेयर को देखता नहीं है, तो होगा क्या, ये तो तुम्हें ऐसा ही दिखेगा शेप के चश्मे पर, ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, ये गायब हो जाएगा, ये चीज नहीं दिखेगी तुम्हें, कुछ ये दिखेगा। और जब तुम्हें दिखा तुम कहोगे इसका शेप क्या, तुम कहोगे यार ये शेप लगभग बेंटेड टाइप का लग रहा है यार, कि यहाँ कोई रॉड थी उसको ऐसे बेंट कर दिया तो इसका शेप हो जाता है बेंट, ठीक है। पर अगर तुम ज्योमेट्री देखोगे तो ज्योमेट्री कैसी दिखेगी, ज्योमेट्री होगी यार ऐसा तो नहीं है, ज्योमेट्री ऊपर नीचे, ज्योमेट्री तो इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर है। तो बस यही दिक्कत आती है, ज्योमेट्री और शेप में अंतर ऐसे आता है। तो यार ना ज्योमेट्री देखती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को, वो भेदभाव नहीं करती, बट शेप कभी भी लोन पेयर को देखता ही नहीं, उसे दिखता है लोन पेयर को अगर मैं हटा दूं तो मेरे को तब कैसा शेप दिखेगा, क्योंकि हटाने वाला वो हट थोड़ी जाएगा। यहाँ पे अगर देखो ना, अगर तुम लोन पेयर को रखो तो उसका रिपल्शन तो रहेगा ही, बट हमें दिख नहीं रहा है वो, तो मेरे को ऐसा शेप दिख रहा है, तो ये अंतर हो जाता है। तो अब ध्यान देना, देखो स्टेट नंबर 1 दोनों sp2 है, बट अगर मैं शेप पूछूं तो bf3 का है ट्रायंगुलर प्लेनर, बट NH2 प्लस का है बेंट शेप, ठीक है। याद रखना, तो अंतर समझ आया। तो अब कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई साहब, ये कैलकुलेशन होती कैसे, अब यही कैलकुलेशन हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगला जो भी लेक्चर आने वाला है उसमें हम यही कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टैक नंबर को, स्टैक नंबर समझते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को समझते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, अलग अलग जितने हो सकते हैं उतने स्टैक रहेंगे, उतने क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सीरीज देखेंगे, ये देखते रहिए। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा समझने वाला है, अभी थोड़ी बहुत चल रही है तो अभी क्वेश्चन आंसर तो नहीं, एक बार इसकी थोड़ी खत्म होता है कि इतने क्वेश्चन करा दूंगा, जितने क्वेश्चन है सारे करा दूंगा, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, अगर किसी और को भी चाहिए होगा मदद हो जाएगी, क्या अच्छा तो रहता है, मिलते नहीं वैसे ऐसे लेक्चर, ठीक है। कमेंट करना, अगर कोई डाउट हो, कुछ चेंज करना है, कुछ भी अगर है तो कमेंट करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।